फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टुडे। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 3 अप्रैल का। 3 अप्रैल की जो पहली खबर है हमारी, वो पार्लियामेंट से आई, जहां पर लोकसभा के अंदर जो वक्फ बिल है वो प्रस्तुत किया हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने। और किरण रिजिजू ने जो बिल को प्रस्तुत किया तो करते वक्त उन्होंने वक्फ बिल को उम्मीद की संज्ञा दी, जहां पर उन्होंने कहा एक यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरिंग एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल के तौर पर इसको प्रस्तुत किया। और ये कहा कि यहां पर हम चाहते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं और जो वक्फ की जमीनें हैं उन सबका एक प्रॉपर स्क्रूटनी हो, और मुस्लिम लोगों के लिए एक यूनिफाइड एक वक्फ बोर्ड बनाया जाए। यहां पर यह भी कहा गया है कि वक्फ जैसे सिया सुन्नी का अलग अलग होता था, अब एक सिंगल वक्फ बोर्ड होगा और वहां पर हर एक वर्ग जो मुसलमान के हैं उनकी भागीदारी हो। इसके अंदर में शिया, सुन्नी, पसमानदा और इवन जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। और यहां पर किसी भी तरह की कोई भी जो वक्फ जमीन है उसको नहीं लिया जाए। एक प्रॉपर डेवलपमेंट मॉडल के तहत जो वक्फ बिल है उसको प्रस्तुत किया जाता है। यहां पर ऑपोजिशन पार्टीज ने यह कहा कि यहां पर वोट बैंक पॉलिटिक्स और जो मुस्लिम्स हैं उनको द्वंद्व दर्जे का बनाया जा रहा है, ऐसा एलिगेशन लगाया है एआईएम के जो सांसद हैं अयुद्दीन ओवैसी। कांग्रेस इसके विपक्ष में आई और यह कहा कि जो वक्फ बिल सरकार लेके आना चाह रही है, यहां पर जो पावर है वो सरकार के पास ज्यादा हो जाएगी और जो इस्लामिक लोग हैं उनको उतने हक नहीं मिलेंगे। सरकार की तरफ से हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं उन्होंने बताया कि जो वक्फ बिल है वो डिमांड है, और कई बार जो ओपोजिशन की पार्टीज हैं वो भी ये बात कह चुकी हैं, और इसीलिए जो वक्फ के अंदर जो संशोधन है वो रिक्वायरमेंट थी, हमने जेपीसी को दिया और जेपीसी ने जो रिकमेंडेशन दी और जो जेपीसी कमेटी की रिपोर्ट के अंदर जो सर्वसम्मति से जो फैसले आए थे वो हमने माने। अब इसके ऊपर डिस्कशन होने के बाद देर रात को इसके ऊपर वोटिंग हुई, जहां पर 288 वोट इसके पक्ष में पड़े और 232 वोट विपक्ष में, और इसीलिए जो वक्फ बिल है ये लोकसभा से पास हो चुका है। सबसे पहली बात आप ये पूछेंगे कि वक्फ होता क्या है, वक्फ के अंदर ये लॉ कैसे लाया गया है। इससे रिलेटेड एक वीडियो हमने बना रखी है जहां पर वक्फ है क्या, वक्फ के अंदर वक्फ बोर्ड क्या होते हैं, सेंट्रल काउंसिल क्या है, वो सब कुछ हमने एक्सप्लेन कर रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और जब ये बिल अब जो लोकसभा से पास हो चुका है, आज राज्यसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा, और अगर राज्यसभा से भी पास हो जाएगा तो जो नया बिल आएगा और जो ये उम्मीद बिल के तौर पर जो किरण रिजिजू ने प्रस्तुत किया है, इस बिल के रिलेटेड जो जो बदलाव हुए हैं उन सब चेंजेस से रिलेटेड एक अपडेटेड वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे आर के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो हमारी जुडिशरी से आई है, जहां पर जो पहली खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज बीआर गवई की बेंच के सामने एक केस था, जहां पर तेलंगाना की जो बीआरएस है, भारतीय राष्ट्र समिति, उनके कुछ एमएलए थे और उन्होंने डिफ्लेक्ट करके अब वो कांग्रेस की तरफ चले गए। इससे रिलेटेड जो मामला है वो विधानसभा के अंदर स्पीकर के पास गया था, और स्पीकर ने पिछली साल जो मार्च के अंदर जो वहां पर पिटीशन डाली गई थी, अब तक उसके ऊपर में कोई फैसला नहीं दिया है, और इसीलिए अब जो बीआरएस के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा है। यहां पर जो हमारी 10th शेड्यूल है वहां पर जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो मेजर है वो स्पीकर को लेने का वहां पर अधिकार है, इसीलिए ये कोज़ाइड जुडिशियल जो रोल है वो स्पीकर के पास आ जाता है। यहां पर जो जस्टिस बीआर गवई हैं उन्होंने कहा कि हम किसी भी स्पीकर को ये नहीं कह सकते हैं कि क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए, किस तरह से उनसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ये उसका अधिकार है, लेकिन हम ये तो इंश्योर कर सकते हैं कि कितना टाइम उसको लगना चाहिए। आपको फैसला लेना है, ये आपका अधिकार है, लेकिन क्या आप पूरे 5 के 5 साल जो विधानसभा चलेगी तब तक अगर आप फैसला नहीं लेंगे तो ये भी तो इनजस्टिस है। उन्होंने इसी पर्टिकुलर केस का हवाला लेते हुए उन्होंने बताया कि मार्च के अंदर उनके खिलाफ कंप्लेंट हो रही थी, तो स्पीकर ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जनवरी के अंदर पहला नोटिस जारी किया है, जनवरी 2025 के अंदर। तो ऐसा स्पीकर क्या काम कर रहे थे, इसके ऊपर में अब सवाल उठे हैं, और जस्टिस बीआर गवई जो नेक्स्ट हियरिंग है उसके अंदर में पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनेंगे। मतलब बीआरएस की
जो पक्ष है, और दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट जो कांग्रेस है उसका पक्ष सुनेंगे। और उसके बाद ये लग रहा है कि एक ऐतिहासिक फैसला आने वाला है, जहां पर स्पीकर्स के लिए जो उनके पास अधिकार है 10 शेड्यूल के रिलेटेड, वहां पर अब वो टाइम बाउंड भी हो सकते हैं और उनको भी ये लगेगा कि उनकी भी अकाउंटेबिलिटी है। वही जो नेक्स्ट खबर है वो भी तेलंगाना से रिलेटेड, जहां पर तेलंगाना की जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, उन्होंने एक 400 एकड़ जो है एक जगह, वहां पर कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे दी थी। यहां पर जो स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के, उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करते हुए उनके खिलाफ पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। 20 स्टूडेंट्स उसके अंदर में इंजर्ड हो गए थे। अब जो ये पर्टिकुलर जुडिशरी के पास गई, जहां पर जुडिशरी ने ये कहा है कि जब तक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल जाएगा तो जो इस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर जितनी भी जो वेजिटेशन है वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं करेगी तेलंगाना सरकार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो हमारे फॉरेन अफेयर्स से है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले बिम्स्टेक की समिट को अटेंड करेंगे और उसके बाद 2 दिन की एक पर्टिकुलर विजिट के ऊपर जाएंगे श्रीलंका। तो बिम्स्टेक की समिट के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो बैंकॉक जा चुके हैं। और यहाँ पर अब देखना यह है कि जो 6th एडिशन बिम्स्टेक का बैंकॉक के अंदर हो रहा है, यहाँ पर किस तरह से एक दूसरे के साथ हम बिजनेस टाइज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर की अट्रैक्शन ये होगा कि मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर और चीफ एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या मुलाकात होगी, क्योंकि जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है तब से अब तक बांग्लादेश और इंडिया के बीच में किसी भी हाई लेवल की मीटिंग नहीं हुई है। अब तक सिर्फ और सिर्फ एक बार हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिले हैं और कभी तक प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोहम्मद यूनुस की किसी भी लेवल पर कोई भी मुलाकात नहीं। अब बिम्स्टेक के अंदर ऑल ओवर क्या डेवलपमेंट होगी और क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोहम्मद यूनुस अब बिम्स्टेक की समिट के अंदर मिलेंगे, ये देखने की बात है। जो नेक्स्ट न्यूज है वो श्रीलंका से आई है, जहां पर श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विजिट 4 से 6 अप्रैल के बीच में होने वाली है, उसके लिए जो श्रीलंका है वो फॉरवर्ड लुक कर रहा है और ये देख रहा है कि जो इंडिया है वो ग्लोबली इस समय एक ग्लोबल पावर के तौर पर है। यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि ओवरऑल जो 4 मेजर पावर वर्ल्ड के अंदर है उसके अंदर में चाइना, यूएस, रशिया और इंडिया आता है, और ये सब जो कंट्रीज हैं ये बिग रोल के अंदर हैं। और यहाँ पर जो श्रीलंका है वो चाहता है कि सब बिग कंट्रीज के साथ वो अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करें। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी श्रीलंका आ रही हैं तो बहुत सारे अलग अलग मुद्दों के ऊपर एमओयू साइन हो सकते हैं, जहां पर इंडिया, श्रीलंका और यूएई का जो एक ट्राईपार्टाइट जो एग्रीमेंट है वो भी इसके अंदर में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यहां पर उनसे पूछा गया कि जो अदानी जी का मुद्दा है, जहां पर अदानी समूह को जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो उनके जो एग्रीमेंट थे, कॉन्ट्रैक्ट थे, वो खत्म हो गए हैं, क्या उससे किसी तरह का कोई इफेक्ट पड़ेगा? उन्होंने कहा नहीं, ये बिजनेस है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो किसी भी बिजनेस डील के अंदर में बिलीव नहीं करते हैं, वो राष्ट्र की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी बताया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो मित्र विभूषण जो ऑनर है वो भी दिया जाएगा जब वो श्रीलंका को, क्योंकि इंडिया ने श्रीलंका की जब कोविड-19 का जो टाइम था उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट मदद की थी, और श्रीलंका ये चाहता है कि इंडिया के साथ जो उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बढ़ती रहे, और इसी के तौर पर जो कदम उठा रहे हैं श्रीलंका के प्रेसिडेंट दशानायक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, क्योंकि जो ये फॉरेन अफेयर्स के जो टॉपिक हैं, जब ये मीटिंग हो जाएगी और इन मीटिंग के अंदर क्या क्या नई डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए ले आएंगे आर्डोर एडुडेंट के ऊपर। अब हम चलते हैं लास्ट, जहां पर हम 3 नेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे। जहां पर जो पहली खबर है वो पार्लियामेंट से आई है, जहां पर राज्यसभा के अंदर जो हमारा इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 जो लोकसभा से पिछले हफ्ते पास हो चुका था, अब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो नित्यानंद राय है उन्होंने लोकसभा के अंदर यहाँ पर बहस की, जहां पर ऑपोजिशन पार्टीज ने इसका विरोध किया, और स्पेशली जो अभिषेक मनु सिंघवी
जो कांग्रेस के एमपी हैं उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उनको पावर ज्यादा दी जा रही है, लेकिन इसी बीच में ये राज्यसभा से पास हो चुका है। अब दोनों सदनों से पास होने के बाद जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 है ये अब प्रेसिडेंट के पास जाएगा। यहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी भी फॉरेनर को नहीं आने देंगे, कोई भी जो इलीगली आता है उसके ऊपर में क्रैकडाउन करेंगे। जो नेक्स्ट खबर है वो एक अच्छी खबर आई है, जहां पर जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है हमारा, उसने ये बताया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो इस मार्च के अंदर अपने 8 महीने के पीक पर आई, जहां पर इंडेक्स के अंदर 58.1 जो इंडेक्स आया हमारा मैन्युफैक्चरिंग। इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो क्वार्टर है हमारा 2024-25 का, इसके अंदर में जो ग्रोथ प्रेडिक्शन है वो अच्छी हो सकती है, जो हमारे विकसित भारत और डेवलपमेंट की जो आयाम है उसके अंदर में एक अच्छा कदम है। जो लास्ट खबर है हमारी वो प्राइम मिनिस्टर जो संग्रहालय है उससे रिलेटेड है, जहां पर जो पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है उन्होंने एक रिटर्न एप्लीकेशन भेजी है सोनिया गांधी जी को और उनसे डिमांड की है कि 2008 के अंदर जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने जो नेहरू जी के जो लेटर है जो वो ले गई थी उनको वापस क्लेम किया। ये मुद्दा जो है ये पार्लियामेंट के अंदर भी उठा था और 2024 के इलेक्शन से पहले जो पार्लियामेंट था वहां पर ये मुद्दा उठाया गया था, और जो पिछली जो पीएम लाइब्रेरी और म्यूजियम की जो एनुअल जनरल मीटिंग थी वहां पर इस मुद्दे को उठाया गया था। और अब नेक्स्ट मीटिंग से पहले ये डिमांड, अब देखना ये है कि सोनिया गांधी जी इससे रिलेटेड क्या अपना स्टांस क्लियर करती हैं, और जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके ले आएंगे आर्ट और एडवर्टाइज। अब हम चलते हैं नेशनल न्यूज से इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर जो पहली खबर है वो यूएसए से आई है, जहां पर कल 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने रात उन्होंने लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया। यहां पर जो लिबरेशन डे है उन्होंने ये कहा था कि मैं जिस तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला हूं उससे यूएस की इकोनॉमी लिबरेट हो जाए। यहां पर आज हम जो न्यूज बताने वाले हैं उसके अंदर में कोई भी लिबरेशन डे से सेलिब्रेशन नहीं है, ना ही रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड, क्योंकि जब न्यूज़पेपर आया और रात को 2-2:30 बजे जब यूएसए की अनाउंसमेंट हुई है, अब तक उस पर एनालिसिस हो रहा है और उससे रिलेटेड एक वीडियो हम आपके लिए ले आएंगे। अभी के लिए हम ये देखते हैं कि यूएसए के अंदर क्या क्या बदलाव। जहां पर जो पहले ही खबर है वो डोनाल्ड ट्रंप के एक रिपोर्ट आई है, जो पॉलिटिको एक न्यूज़पेपर है वहां पर एक रिपोर्ट है जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो एलन मस्क है वो जल्दी ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ सकते हैं। यहां पर जो एलन मस्क जो डोज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को हेड कर रहे थे और जो ये देख रहा था कि यूएसए के अंदर किस तरह से जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जाए, और जो मास ले ऑफ चल रहे थे एलन डिपार्टमेंट के अंदर, एक रिपोर्ट आई है जहां पर ये कहा जा रहा है एलन मस्क अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ सकते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये बताया गया है कि जिस तरह से जो टेस्ला है उसके शेयर्स के अंदर गिरावट देखी जा रही है और स्टारलिंक के अंदर गिरावट देखी जा रही है, इस वजह से अब जो एलन मस्क हैं वो बिजनेस की तरफ दोबारा जाएंगे और जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उससे वो एक ब्रेक ले लेंगे। जो नेक्स्ट खबर है वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से आई। कल मैंने आपको बताया था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो $9 बिलियन की जो फेडरल ग्रांट है वो डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दी है, और अब जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है उसकी भी जो ग्रांट है उसको रोक दिया गया है। यहाँ पर अलग अलग फील्ड के अंदर जो रिसर्च हो रहा था जिसके अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नासा, डिफेंस, इन सबसे रिलेटेड जो रिसर्च था वहां पर जो फंडिंग है उसके ऊपर ब्रेक लगा दिया गया है। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अभी हम पहले देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं और ऑलरेडी उनके पास बहुत फंडिंग है, और जो फेडरल फंड है उसको कहीं और लगाकर वो एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करना। जो लास्ट खबर यूएसए से रिलेटेड है वो ड्रैगो गार्सिया से। ड्रैगो गार्सिया जो एक आइलैंड है और जो यूएसए का एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है इंडियन ओशन के अंदर, वहां पर जो यूनाइटेड किंगडम से यूएसए ने लीज आउट किया था, अब उससे रिलेटेड जो यूके और मॉरिशस के बीच में एक डील हो रही। यहां पर जो चारगोज डील है वो होगी, जहां पर जो चारगोज आइलैंड है पहले उसे यूके मॉरिशस को देगा और मॉरिशस उसके बाद वो जो पर्टिकुलर जो आइलैंड है वो लीज आउट कर देगा 99 ईयर्स के लिए यूके को। यहां पर जो यूनाइटेड किंगडम के जो
ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो कई बार इसका विरोध कर चुकी हैं और वो चाहती हैं कि इस डील के अंदर यूके किसी भी तरह की कोई भी मीडिएशन ना करे, यूएसए और मॉरिशस एक दूसरे के साथ डील करे। लेकिन यहाँ पर जो कीव स्टाइमर है उन्होंने कहा कि हमारी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से और मॉरिशस से बात हो रही है और हम इस डील को फाइनलाइज कर रहे हैं। अब हम चलते हैं लास्ट, जहां पर हम इंटरनेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे और जहां पर जो पहली खबर है वो इजराइल से आई है। इजराइल के अंदर जो गाजा के अंदर जो इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यहाँ पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा है कि वो अब चाहते हैं कि गाजा के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा अपना आधिपत्य जमाएं और उन्होंने कहा कि हम जो राफा और खान यूनिस जो सिटीज हैं उसके बीच में एक मोरी एक्सेस करके मोरे एक्सेस एक ऐसा लिंक बनाने वाले हैं जहां पर गाजा को हम दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर विभाजित कर देंगे और उससे जो हमास की जो एक्टिविटीज हैं उनको हम रोक पाए। इससे गाजा और हमास के लोगों को ये लग रहा है कि अब नॉर्दर्न गाजा और सदर्न गाजा को अलग अलग करके नॉर्दर्न गाजा के अंदर इजराइल अपना आधिपत्य जमाना चाहता है और जो इजराइल का जो एयर स्ट्राइक है वो भी चालू है, जहां पर इजरायली एयर स्ट्राइक के अंदर लगभग 60 फिलिस्तीनी लोग गाजा के अंदर मारे जा चुके हैं। अब देखना यह है कि इजराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है जो शुरू हुआ था अक्टूबर 2023 के अंदर और जिसके अंदर में एक सीजफायर एग्रीमेंट जो बाइडेन की सरकार करवा के गई थी 19 जनवरी को, अब किसी तरह से क्या गाजा के अंदर किसी भी तरह की शांति होगी या नहीं होगी, इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके लिए ले आएंगे आर्डो रेडुडन के ऊपर। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो ताइवान से रिलेटेड है। ताइवान जिसको जो चाइना है वो अपना एक पार्ट मानता है और ताइवान के ऊपर जो चाइना है उन्होंने अपना एक स्ट्राइक की जिसका नाम लिया स्ट्रेट थंडर 2025। इसके तहत चाइना ने ताइवान का जो मिलिट्रीज है, पोर्ट्स है और जो पावर ग्रिड है उनको अटैक किया है और यह बताया गया है कि चाइना कभी भी ताइवान के ऊपर अटैक करके उसके अंदर में अपने आधिपत्य जमा सकता है। यहां पर कल एक और डेवलपमेंट हुई जहां पर ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं ली चैंग-टी, उनको एक पैरासाइट के तौर पर दिखाया गया और उन्होंने कहा कि जो ताइवान के प्रेसिडेंट है वो एक पैरासाइट है और पैरासाइट जो है उसकी वजह से पूरे के पूरी ताइवान के जो लोग हैं वो इससे अफेक्टेड होते जा रहे हैं और चाइना को यहाँ पर अपनी एक्टिविटी बढ़ाकर ताइवान को चाइना का पार्ट बना लेना चाहिए, ऐसा इनिशिएटिव दिखाया जा रहा है चाइनीज मीडिया। अब हम चलते हैं लास्ट न्यूज है वो फिलीपींस से आई है। फिलीपींस जो यूएसए के साथ एक डील के अंदर भी है, वहां पर यूएसए ने ये कहा है कि वो यूएसए के जो F-16 जो जहाज हैं, जो 20 ऐसे F-16 जहाज जो हैं वो यूएसए फिलीपींस को देगा। इसके लिए एक 5.58 बिलियन की जो डील है वो यूएसए और फिलीपींस के बीच। फिलीपींस जो साउथ चाइना सी के अंदर जो चाइना का एग्रेशन है उसको झेल रहा है और यहाँ पर जो फिलीपींस है वो पहले इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल भी ले चुका है। अब देखना ये है कि अगर साउथ चाइना सी के अंदर जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो अपनी डिफेंस के ऊपर अच्छे से काम करते हैं तो जो चाइनीज एग्रेशन है साउथ चाइना सी के अंदर वो काउंटर मेजर हो सकता है और शांति बहाल हो सकती है ईस्टर्न पैसिफिक के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर